अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एडीयू एक्सपर्ट। आई एम डॉक्टर नायाब। आज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे। लेक्चर को शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि दूसरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। आइए तो लेक्चर को शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर क्या है? हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ नज़र आती है वो वाटर ही नज़र आती है, क्योंकि वाटर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादातर जो ज़िंदगी जो लाइफ पाई जाती है वो वाटर में पाई जाती है। आप देखें, अगर रेगिस्तान हो, रेगिस्तान में वाटर की क्वांटिटी कम होती है तो वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कम पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एन अदर लैंड। तो आप ये देख सकते हैं, जहाँ पर वाटर की ज़्यादा क्वांटिटी होती है वहाँ पर लाइफ मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारे जो ब्रेन है, बोन है, टिश्यूज़, जॉइंट्स, हर जगह पर वाटर प्रेजेंट है, क्योंकि वाटर का हमारी बॉडी के अंदर बहुत बड़ा रोल है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। अगर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वाटर से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाता है। अगर वाटर ही नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट ही नहीं बनेगा। अगर कार्बोहाइड्रेट ही नहीं बनेगा तो हम क्या खाएंगे? ये पूरी साइकिल ही स्टॉप हो जाएगी। तो पहली पॉइंट है, वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन लिविंग सेल। लिविंग सेल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो कंपोनेंट है वो वाटर है। इट्स अमाउंट्स वेरीज फ्रॉम 70 to 90%। इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर 70 to 90% के बीच में ही रेंज में इसकी परसेंटेज वाटर की हो सकती है, मगर एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं कि 70 की 90% ही हो। इन नंबर थर्ड पॉइंट है, इट इज़ मीडियम ऑफ लाइफ। इस पॉइंट का मतलब ये है कि लाइफ सबसे ज़्यादा वाटर में पाई जाती है। जैसे मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि सबसे ज़्यादा लाइफ वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो। मैं आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से दो पॉइंट्स बताऊंगी। जो बोन होती है उसके अंदर 20% वाटर मिलता है, और जो हमारा ब्रेन होता है उसके अंदर 86% वाटर मिलता है। तो ये आप दोनों पॉइंट्स याद रख लें। और थर्ड पॉइंट है इसकी, वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन हैज़ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन हैज़ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जो वाटर होता है वो पोलर मॉलिक्यूल होता है। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब जिसके दो किनारे हो, मतलब कैसे कि वाटर के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव दो चार्जेस प्रेजेंट होती है। जो नेगेटिव चार्ज होती है वो ऑक्सीजन के ऊपर होती है, और जो पॉजिटिव चार्ज होती है वो हाइड्रोजन के ऊपर होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर मॉलिक्यूल जिस बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे से अटैच होते हैं उस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमें कैसे पता चलेगा कि किस मॉलिक्यूल पर हाइड्रोजन बॉन्ड है और किसके ऊपर नहीं है? जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ अटैच हो तो मतलब उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़रूर होगी। इसी वाटर मॉलिक्यूल में ही हम देख लें तो हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है? ऑक्सीजन के साथ। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट और आपका इंक्रीज कर लूँ तो वाटर की पोलर नेचर की वजह से अगर कोई पोलर चीज़ हम उसमें डिज़ोल्व करेंगे तो वो उसमें आयोनाइज हो जाएगी, मतलब ब्रेक हो जाएगी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में। अगर हम कोई नॉन पोलर चीज़ वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो आयोनाइज तो नहीं होगी, मगर उसके ऊपर चार्जेस आ जाएंगे जिसकी वजह से वाटर उस पर फोर्स क्रिएट करेगा और वो पूरे सेल में चीज़ें घूमती रहेंगी। इन्हीं चीज़ों की वजह से सेल के अंदर रिएक्शंस पॉसिबल होते हैं। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट बताई ये सब कुछ वाटर की पोलर नेचर की वजह से है। इसी वजह से वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है। ये आप पॉइंट याद रख लें कि एमसीक्यूज़ में ये भी पूछ सकते हैं कि वाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ पोलर नेचर। ये पास पेपर का एमसीक्यूज़ भी है। आइए तो अब हम वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी है कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कोहेसिव फोर्स क्या होता है? द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती हो, जैसे कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करे तो ये क्या होगी? कोहेसिव फोर्स। जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगा रहा है। सेम मॉलिक्यूल है, वाटर एक भी वाटर मॉलिक्यूल है और दूसरा भी वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये इन दोनों के बीच में क्या होगी? कोहेसिव फोर्स होगी। तो इसकी सेकंड पॉइंट है, ड्यू टू कोहेजन वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन विच हेल्प इट इन फ्लोइंग फ्रीली। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब भी एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं तो वो साथ में एक चेन की फॉर्म में होते हैं। तो जब भी हम पानी को नीचे गिराते
हैं तो वो एक साथ गिरता है। इसका मतलब ये है कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाले के वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है तो उनकी पूरी चेन बन जाती है, तो पूरा वाटर एक साथ ही गिरता है। इसकी हम सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करें तो एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या है? द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो। वो इसका एग्जांपल देखें तो हम, जैसे अगर गिलास में पानी है, जब हम पानी पी लेते हैं तो लास्ट में गिलास में थोड़ा बहुत पानी रह जाता है। वो क्यों रहता है? वो इसकी एडहेसिव नेचर की वजह से। इसका मतलब क्या? जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो गिलास के मॉलिक्यूल के साथ फोर्स क्रिएट कर लेता है। मतलब वाटर और गिलास दोनों डिफरेंट चीज़ें होंगी, डिसिमिलर होगी, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो एडहेसिव फोर्स कहलाएगी। एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जो ग्लू होती है, ग्लू को हम जिस भी चीज़ के साथ लगाते हैं तो वो उससे बॉन्ड क्रिएट कर लेती है। मतलब ग्लू और दूसरी चीज़ में ये दोनों क्या हो गई? डिसिमिलर चीज़ हो गई। वो दोनों एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती हैं। वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या कहलाती है? एडहेसिव फोर्स, ग्लू के बीच में और दूसरे कोई भी सरफेस के बीच में। आइए तो अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है हाई स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम या 1 किलोग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी सब्सटेंस का हम 1 ग्राम या 1 किलोग्राम लें, अगर उस चीज़ का हमें 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, उस 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर होती है उस हीट को हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, जो कि वाटर की बहुत ज़्यादा हाई होती है। वाटर इतना आसानी से अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करता। वाटर को बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है अपना 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए भी। वो कितनी है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ 4200 जाउल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। अगर हमें वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, अगर वाटर का हम 1 kg लें तो हमें हीट कितनी देनी पड़ेगी? 4200। अब वाटर की स्पेसिफिक हीट हाई होने का हमें फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर हम ज़्यादा गर्मी में जाते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, मगर वाटर क्या करता है? उस पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे जो एंजाइम होते हैं वो डीनेचर होने से बच जाते हैं। ये इसका फ़ायदा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का हाई होने का। वाटर की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये वेपोराइजेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर इनटू गैसियस स्टेट। अगर हमें वाटर की लिक्विड स्टेट में से उसको गैस स्टेट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जितनी हीट रिक्वायर होगी उसको हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। वो भी वाटर की बहुत ज़्यादा होती है। वो कितनी है? वाटर इज़ वेरी हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन दैट इज़ 574 कैलोरीज पर किलोग्राम। अगर हमें वाटर का 1 kg लें तो उसको वेपोराइज करने के लिए हमें 574 कैलोरीज हीट देनी पड़ेगी, तब भी वो वेपर्स में, मतलब गैसेस में कन्वर्ट होगा। हमें ये इतनी हीट क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि जो वाटर के अंदर जो बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसी वजह से वाटर की जो भी वेपोराइजेशन या स्पेसिफिक हीट होती है वो ज़्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर का जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसका हम रोल देखें, इसका फ़ायदा क्या है हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन का वाटर के होने का? जब भी जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, और उनके साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है जो वो आपके बॉडी का टेम्परेचर बहुत क्विकली इंक्रीज कर सकती है। तो इस एनर्जी को वाटर कैसे यूज़ करता है ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ना बढ़े? वो कैसे? कूलिंग इफेक्ट ड्यूरिंग एवापोरेशन। अब ये क्या है? जब भी आप गर्मी लगती है तो आपको पसीना आता है, जब पसीना सूखता है तो आपको कूलिंग महसूस होती है, आपको ठंडक महसूस होती है। वो क्यों होता है? जब भी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, जब पसीना सूखता है मतलब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वाटर क्या करता है? हाई एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस से रिलीज हो जाते हैं, और जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स बचते हैं सरफेस के ऊपर वो कूलिंग प्रोड्यूस करते हैं। यही सेम प्रोसेस जो कूलिंग इफेक्ट वाला है वो प्लांट्स में भी होता है, जिसको हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। और जो ये दूसरी पॉइंट है रोल इन थर्मोरेगुलेशन, यही सेम प्रोसेस है जो मैंने आपको स्वेटिंग का, पसीने का बताया, जिसमें बॉडी को कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बढ़ता नहीं है। यही रोल ऑफ थर्मोरेगुलेशन इसका यही है।
वाटर की जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर आयोनाइज इनटू एच एंड ओ एच। वाटर को अगर हम जब ब्रेक करेंगे तो वो हाइड्रोजन और ओ एच में ब्रेक होगा। अगर किसी चीज़ में हाइड्रोजन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो वो चीज़ एसिडिक हो जाती है, और अगर किसी चीज़ में ओ एच की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो वो चीज़ बेसिक हो जाती है। इसी वजह से जो सेकंड पॉइंट है, वाटर एक्ट एम्फोटेरिक बिकॉज इट एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। वाटर को एम्फोटेरिक बोला जाता है। इसका मतलब ये कि वाटर एसिड भी बिहेव करता है और एज अ बेस भी, क्योंकि इसमें एच और ओ एच दोनों प्रेजेंट है। अगर एच की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो वो एसिड हो जाएगा, और अगर ओ एच की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो वो बेसिक हो जाएगा। अब इस वाटर की आयोनाइजेशन का रोल क्या है? मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड, एक्ट एज एक्सीलेंट बफर। ये क्या करता है? ब्लड की पीएच को मेंटेन करता है, उसकी पीएच को चेंज नहीं होने देता। इसी वजह से उसको एक्सीलेंट बफर बोला जाता है। बफर क्या है? अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट अ चेंज इन पीएच व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड टू इट, इट इज़ अ बफर सॉल्यूशन। अगर किसी भी चीज़ में हम कोई भी क्वांटिटी एसिडिक की डाल दें या बेस की डाल दें, मगर उसकी पीएच में कोई भी चेंज ना आए, उस चीज़ को हम बफर बोलते हैं। वाटर एक्ट करता है एज अ बफर ब्लड के अंदर, जो ब्लड की पीएच को चेंज नहीं होने देता, ना कि एसिडिक ना कि बेसिक। अगर ये दोनों हो गए तो हमारी बॉडी को बहुत नुकसान है। अब हम एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर को डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 इसका बिहेवियर है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर फियरिंग। अब इसका मतलब क्या? जो चीज़ वाटर में डिज़ोल्व ना हो, आयोनाइज ना हो। अगर हम ऑयल को वाटर में डालेंगे तो ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होगा, वो उसकी सरफेस के ऊपर आ जाएगा। उसके जो छोटे छोटे ऑयल के ड्रॉप्स होंगे वो ग्रुप की फॉर्म में आ जाएंगे और वो उसकी सरफेस के ऊपर फ्लोट करते रहेंगे। इस हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का जो रोल है हमारी सेल मेम्ब्रेन में है। अब इसका रोल हम सेल वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वाटर का जो सेकंड बिहेवियर है वो है आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज एंड डेंसिटी डिक्रीजेज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस पॉइंट में हमें ये बताना चाहते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वाटर में तैरती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वाटर में डूब जाती हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ वाटर में तैर सकती है? वो चीज़ वाटर में तैर सकती है जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। अब इस पॉइंट को समझने के लिए आपको डेंसिटी का फार्मूला आना चाहिए। डेंसिटी का फार्मूला क्या है? मेस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी। अगर डेंसिटी कम होगी तो वो वाटर के ऊपर तैर सकेगी, और अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम कम होगा तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और वो वाटर में चीज़ डूब जाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि आइस की डेंसिटी कम है, इसी वजह से वो वाटर के ऊपर तैर सकती है। मतलब उसका वॉल्यूम ज़्यादा है और डेंसिटी कम है, इसी वजह से वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही है। अगर बहुत से ऐसे लिक्विड होते हैं जिनको अगर हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। अगर वॉल्यूम कम हो जाता है तो उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। मगर वाटर में इसका अपोजिट बिहेवियर है। वाटर क्या करता है? जब तक हम टेम्परेचर उसका कम करते रहेंगे, जब तक वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता रहेगा। मगर जब हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाएंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और उसकी डेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। इसी वजह से आइस जो होती है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, डूबती नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, किसी टॉपिक में अभी भी डिफ़िकल्टी लग रही है, तो आप वीडियो को फिर से देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।